सोच रहा हूँ टाइम चेंज करने का, पहले मुझे सोच लेने दो, हो सकता है वो टाइम चेंज हो जाए, सुबह को करूंगा मैं टाइम चेंज। करेंगे वीक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसमें कंफ्यूज हो गए, यही बात है क्या? बहुत बढ़िया। तो जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है वो मैंडेटरी होता होगा, उसकी लाइफ जो क्या बोलते हैं डिफरेंसेस थे ना, वहां पे लिखा भी था। अगर बात करें कंपोजिशन की, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की, तो उस ऑब्जेक्ट की लाइफ किस पे डिपेंड करती है? पेरेंट ऑब्जेक्ट पे। पेरेंट मतलब जो तुम्हारी कार है, इसे हम यहाँ पेरेंट कहेंगे, और ड्राइवर और इंजन को यहाँ इसका चाइल्ड कहेंगे समझाने के, ठीक है? तो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो तुम, इसे चाइल्ड ना कह के, ठीक है? और कार को मेन ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कार अगर बनेगा, मुझे पता है कार की इंजन के साथ, कार की जो डिपेंडेंसी है इंजन पे है, और वो कार की इंजन पे डिपेंडेंसी है, स्ट्रांगली डिपेंडेंट है कार इंजन पे, है ना? तो स्ट्रांगली डिपेंडेंट है, तो कार का जब ऑब्जेक्ट बने, मतलब गाड़ी जब बनेगी, तो इंजन भी तो उसी में होना चाहिए ना, साथ के साथ लग के आना चाहिए। छोड़ दो अभी जावा, रियल वर्ल्ड में सोचो, गाड़ी अगर तुम बना रहे हो तो इंजन तो लगा दोगे ना, जब इंजन लग जाएगा तभी तो तुम कहोगे कार बन के रेडी है, यही कहोगे। अब यही काम हमें यहाँ भी करना है, हमें कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, बट कार का ऑब्जेक्ट तब बनना चाहिए जब उसके साथ उसका इंजन भी बन जाए, जो डिपेंडेंसी है वो इंजेक्ट कर दें। इसके लिए हमने क्या किया, ये किया। हमें पता है कार का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही है ना, ये कॉल होगा तो इसके अंदर ही मैं क्या करूंगा, इंजन बना के रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये टाइटली कपल्ड हो जाएगा। ये न्यू इंजन क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा इंजन का, उसे इस इंजन रेफरेंस वेरिएबल के अंदर लाके इंजेक्ट कर देगा, समझ रहे हो? तो क्या होगा, ये हो जाएगी टाइट कपलिंग, स्ट्रांगली एसोसिएट कर दिया ये ऑब्जेक्ट। बोलो। हम ये कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं मैटर ओवरलोडिंग को हम कपलिंग को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, बेसिकली कि डिपेंडेंसी कम हो क्लासेस की, और अब इसमें हम खुद से टाइट कपलिंग कर रहे हैं, फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वाली कॉन्सेप्ट नहीं है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्यों किया था, तुमने क्या बताया अभी? कपलिंग को रिड्यूस करने के लिए क्लासेस की। किस टाइप की कपलिंग रिड्यूस हो रही है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? कौन सी डिपेंडेंसी? अरे तो बताओ तो कौन सी डिपेंडेंसी कम हो रही है? नहीं, क्या डिपेंडेंसी, ऐसा कुछ था ही नहीं। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड अगर हम कर रहे हैं तो देखो, एक टाइम पे किसी की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना? मुझे जरूरत है कि मेरे जितने एट्रीब्यूट है ऑब्जेक्ट के, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन सबको प्रॉपर्टीज देनी है, तो मैं एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, उसके अंदर वैल्यूज भेज रहा हूँ। उसके बाद मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं भेजना, तो मैं एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। अगर दो भी कंस्ट्रक्टर बन गए, एक नो आर्गुमेंट और एक पैरामीटर, तो हो गई ना ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सेम नाम के दो या दो से ज्यादा मेथड अगर सेम क्लास में है, ओवरलोडिंग कहा जाता है। अब कंस्ट्रक्टर अगर सेम नाम के दो हैं सेम ही क्लास में, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा गया, ठीक है? तो क्या यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी खत्म हुई है क्या? नहीं। ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जितनी प्रॉपर्टी भेजेंगे उतनी वाला कॉल होगा, और वो ऑब्जेक्ट बना के देगा। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कोई डिपेंडेंसी कम नहीं कर रहा किसी चीज, उसका डिपेंडेंसी से कोई कनेक्शन नहीं है। कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हेल्प करना। अब तुमको कितना हेल्प चाहिए, एक पैरामीटर इंजेक्ट करवाने की हेल्प चाहिए, तो एक पैरामीटर भेज के एक पैरामीटर वाला कॉल करो और बना लो ऑब्जेक्ट। नो आर्गुमेंट वाला चाहिए, नो आर्गुमेंट वाला कॉल करके बना लो ऑब्जेक्ट। सारी प्रॉपर्टी देनी है तो सारी प्रॉपर्टीज देख के बना लो ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर से कुछ नहीं करना है। कंस्ट्रक्टर को चेन किया गया था, कंस्ट्रक्टर चेनिंग कराया था, तो वो भी जब रिक्वायर्ड होगा तब करना पड़ता है।
अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना रखे हैं तो जरूरी नहीं कि सबको चेंज कराना ही है। अगर जरूरत पड़ रही है एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की, इसलिए आपको सिखाया गया था दिस कीवर्ड की अगर जरूरत पड़ जाए कभी तो दिस के थ्रू तुम दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी चेंज करा सकते हो। तो क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे, वो कंस्ट्रक्टर किसी दूसरे को कॉल करेगा। सिर्फ इतना बताओ। Methods to reduce complete disability methods. फिर समझ नहीं आ रहा सोल्यूशन, इसलिए पढ़ा। The level of dependency between classes. टाइटली कपल्ड होती है। सर टाइटली कपल कैसे होती है, अगर मैं पेरेंट क्लास के किसी भी मेथड में माइनर सा भी चेंज करूंगा ना तो चाइल्ड में भी वो रिफ्लेक्ट होगा, तो इसलिए वो टाइटली कपल्ड है। अब ये किसी वेबसाइट से इन्होंने ये लिखा हुआ है, ये वो पार्ट नहीं है। ये कह रहे हैं हमको ये जो कपलिंग है ना इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके ये कह रहे हैं करो क्या, तुम इन कंस्ट्रक्टर्स या मेथड्स को प्राइवेट डिक्लेयर करो। अब प्राइवेट होगी कोई भी प्रॉपर्टी तो इनहेरिट ही नहीं होगी, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब चाइल्ड में गई ही नहीं तो वो टाइटली कपल्ड रहे क्या, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट उन्हें एक्सेस ही नहीं कर रहा एक भी बार। तो ये इस तरह से बता रहे हैं, वो तो प्राइवेट कीवर्ड का एक यूज हो गया बस, ये कोई कपलिंग का पार्ट नहीं है। हाँ वर्ड्स देखो, कपलिंग एक वर्ड है जिसे हम कई जगह यूज कर सकते हैं। कपलिंग तो वहां भी यूज कर सकते हैं कि अगर एक कार खराब हुई है, एक मेरी कार है जो खराब हुई, मैं अपने फ्रेंड की कार को बुला के और उसे टो करवा रहा हूँ, तो कपल कर लिया एक दूसरे में, वो कार की वजह से मेरी कार भी चल पा रही, कहीं भी यूज कर लेंगे। तो बस वो जो राइटर है उन्होंने ये वर्ड यूज किया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, टाइट कपलिंग इनहेरिटेंस में भी देखने को मिल रही है और अभी इधर एज अ रिलेशनशिप में भी ये टाइट कपलिंग देखने को। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कब ये वाला कोड लिखना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला कोड लिखना है, या कब ड्राइवर वाला कोड लिखना है, मतलब एसोसिएशन का ये रहा। कब मुझे ऐसे ऑब्जेक्ट बना के इंजेक्ट करवाना है। डिपेंडेंसी को हमारी कार क्लास में डिपेंडेंसी है इंजन की और ड्राइवर की। इंजन वाली डिपेंडेंसी को हम ऐसे इंजेक्ट करवा रहे हैं और ड्राइवर वाली डिपेंडेंसी को हम ऐसे इंजेक्ट करवा रहे हैं रन टाइम पे। ये रन टाइम पे होना भी चाहिए। लॉजिकली अगर सोचा जाए तो ड्राइवर तो बहुत पहले से इस दुनिया में था ना, भूल जाओ जावा को भूल जाओ। गाड़ी एक बना के कोई लाके खड़ी कर देता है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। जिसको ड्राइविंग आती हो, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, जिसके पास होता है लाइसेंस, 18+ वाला बंदा होगा उसी के पास होता है लाइसेंस। गाड़ी अभी बन के आई इसी मंथ। तो गाड़ी का जो क्रिएशन हुआ है, जो कार का क्रिएशन हुआ है, वो हुआ है आपका अप्रैल में या मार्च में, और वो जो बंदा इसको चलाएगा वो कितने सालों से इस दुनिया में, लास्ट 18 ईयर से तो है ही ना एटलीस्ट, वो आके इसको चला रहा है। कार की डिपेंडेंसी है ड्राइवर पे, ड्राइवर होगा तभी वो कार चलेगी। इधर टेस्ला नहीं है, स्विफ्ट में थोड़ी ना ऑटो वाले लगा दोगे। स्विफ्ट लेकर आए हो तो उसकी डिपेंडेंसी एक ड्राइवर दो। तो ड्राइवर जो बंदा है ना, मोनू या जो भी तुमने बनाया था, मोनू ही बना रहा, उस बंदे का क्रिएशन जो हुआ है वो बहुत पहले होता है, अलग होता है उसका क्रिएशन। उसका क्रिएशन आपके कार के क्रिएशन से कनेक्ट नहीं करता बिल्कुल भी, वो अपना अलग बनते हैं, ये अपना अलग बनते हैं। और यही तो तुम्हें इसमें बताया गया था डिफरेंस में, यही स्लाइड भूली हुई है ना।
हैव देयर ओन लाइफ टाइम, इनका अपना खुद का लाइफ टाइम होता है भाई। एग्रीगेशन, वीक एसोसिएशन, मतलब ड्राइवर की बात कर रहा हूं मैं, ड्राइवर का अपना लाइफ टाइम है, कार का अपना होता है, बट लाइफ डिपेंड्स ऑन द ओनर। इंजन की लाइफ अगर बात करें तो किस पे डिपेंड करती है? ओनर पे। उसका ओनर कौन है? कार और इंजन एक साथ ही बनते हैं ना, कार और इंजन एक साथ बनेंगे। क्या ड्राइवर भी इंजन के साथ ही बनता है? नहीं ना, वो पहले बनता है। उसका आपके ब्लूप्रिंट में कोई कनेक्शन होता है? अब मुझे बताओ, कार का तुमसे बोलूं मैं ब्लूप्रिंट बनाओ, एक बढ़िया इंपोर्टेड कार बना दो, क्या उस डिजाइन, उस ब्लूप्रिंट में कोई बंदे का जिक्र होगा? नहीं। हाँ, उसकी डिपेंडेंसी जरूर है ड्राइवर पे। ड्राइवर कब आएगा? जब गाड़ी बन के रेडी हो जाएगी भाई, असेंबल होके आएगी जब मार्केट में, तब ड्राइवर उससे ड्राइव करेगा। समझ रहे हो? तो कभी भी देखो, पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है या वीक है। ये एग्जांपल्स तुम्हें बता रहे हैं ना, इनको पढ़ के समझ में आ रहा है ह्यूमन कौन सा हार्ट। हार्ट अगर एक ऑब्जेक्ट है और ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगा? ह्यूमन की डिपेंडेंसी है हार्ट पे या नहीं? ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? सर मैंडेटरी है, तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो गया। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है वो ह्यूमन नाम की क्लास बनेगी, इसमें हार्ट नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल रखा जाएगा और उसके आगे उस फाइनल लगा दो, बाकी सब तुम्हें खुद ही करना पड़ जाएगा। क्यों? फाइनल प्रॉपर्टीज को वही इंजेक्ट करना पड़ता है, लेंथ फाइनल का एरर आ जाएगा नहीं तो, और वहां आपको करना नहीं है इंजेक्ट, तो कौन करेगा? कंस्ट्रक्टर ही करेगा। तो जब आप ह्यूमन ऑब्जेक्ट बनाओगे, हार्ट अपने आप बनेगा, तो ह्यूमन के साथ हार्ट भी क्रिएट होगा, उसी टाइम पे क्रिएट होगा, ऐसा नहीं कि बना पड़ा है पहले से। जब आप कार बना रहे हो तो कार का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और कार का कंस्ट्रक्टर किसे क्रिएट करवा रहा है? इंजन को क्रिएट करवा रहा है। क्या कंफ्यूजन? स्ट्रॉन्ग वाले को तुम याद रख लो, वीक वाला क्या होता है? वो तो रन टाइम पे बनता ही हो सकता है ड्राइवर ऑब्जेक्ट 10 साल पहले बना पड़ा हो हमारी एप्लीकेशन के अंदर, उसी ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करा देंगे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मेरा पूछ रहा है, मेरा क्या जा रहा हूं। ठीक है, आप प्रोग्राम बनाते आए हो डेली, और
ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो तुम बनाए थे। क्या आउटपुट आएगा पता है? बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम सही आउटपुट बता दो। चलो हेलो वर्ल्ड, गलत जवाब दिया ना तुम लोगों ने, डॉट बोला। ये तो आप बोल रहे हो ना, फिर भी गलत जवाब दिया ना। देखो क्या सीख रहे हो तुम, कुछ भी नहीं सीख पा रहे। ठीक, ये जो प्रोग्राम आप बनाए थे डे 1, यहाँ पे आपको बताया गया है कि हर एक पूरा सिंटेक्स समझ चुके हो ना तुम। क्यों यूज करते हैं? पब्लिक सर स्पेसिफायर है, क्लास एक कीवर्ड है जो क्लास क्रिएशन में काम आता है, ये उसका नाम होता है। क्लास का या फाइल का? क्लास नेम है सर ये, फाइल नेम तो ये है। हमने क्या किया, हमने फाइल ये बनाई, इसने हमें जनरेट करके दे दिया क्लास नेम भी फाइल नेम की तरह। ठीक है, पब्लिक सर कीवर्ड है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के काम में आता है, वॉइड सर रिटर्न टाइप है, मेन फंक्शन है। अच्छा, स्ट्रिंग एक क्लास है। स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरे को। आर्ग्स क्या है? आर्गुमेंट्स है। आर्ग्स क्या है? स्ट्रिंग नेम है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स है क्या ये? बताओ, ये तुम इतना नहीं बता पा रहे, मतलब डे 1 से जो तुम कोड करते आ रहे हो। मैं बना दे, कॉपी दे जाना साहब, रात को बैठ जाऊंगा, सुबह तक सारे नोट्स रेडी। एक रात नहीं सोएंगे तुम्हारे लिए तो क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, क्या ये? अरे भाई, जब ये आप खुद ही कह रहे हो कि स्क्वायर ब्रैकेट एरे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आर्ग्स क्या एक वेरिएबल है? एरे वेरिएबल हुआ। किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। तो ये है एक स्ट्रिंग टाइप का एरे जो एज एन आर्गुमेंट यहाँ रखा गया है। मेथड के अंदर पैरामीटर पास करते हैं ना, तो मेन एक फंक्शन है जो एक आर्गुमेंट लेता है। क्या? स्ट्रिंग टाइप का एरे। क्या कभी भी तुमने मेन को कॉल करवाया है? सर हमने नहीं करा कॉल। किसने कॉल किया? जेवीएम। ओ, जेवीएम कॉल करता है। तो क्या कभी जेवीएम जब कॉल करता है इसको, कोई पैरामीटर दिया जेवीएम ने? सर नहीं। तुमने दिया कभी कोई पैरामीटर इस फंक्शन को? इस आर्ग्स के अंदर कभी कोई वैल्यू भेजी है? सर हमने तो ना भेजी। इसे कॉल कहां से किया जाता है ये भी पता है? अगर हम चाहें एक्सप्लिसिटली इसे कॉल करवाना तो कहां से कॉल कर सकते हैं? नोटपैड के थ्रू करते हैं। इक्लिप्स के थ्रू नहीं कर सकते? यहाँ भी कर सकते हैं। नोटपैड के थ्रू वाला याद होगा तुमको। चलो चलो चलो, कहाँ हो कोई है जावा का प्रोग्राम? तो भाई इसको मैं ओपन करता हूँ, कोड को ओपन विथ नोटपैड। कुछ लिखा है इसमें जो दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब कुछ नहीं लिखा है इसमें। क्या फायदा हुआ इसको बोलने का? भाई मुझे लगा था इसमें कोड है। हो जाता है कभी कभी ऐसा, हंसने वाली बात नहीं है। हाँ इसमें तो है, और क्या चाहिए? तो देखो यहाँ पे कुछ कोड लिखा, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, आपको भी नहीं पता क्या लिखा है। ये कमांड लाइन आर्गुमेंट का कोड है। अच्छा, सेव कर दें। अब चला के देखते हैं पहले से, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या लिखा था, क्यों लिखा था। यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा। जावा सी से कहा करते थे ना हमेशा, कंपाइल कर दो। इसे कंपाइल करना है, अपनी फाइल का नाम बताओ। सर ये है हमारी फाइल का नाम, ये
ये है फाइल, कंपाइल कर दिया, आफ्टर कंपाइलेशन एक बाइट कोड जनरेट हो जाएगा सेम फोल्डर में, हमने सुना ही है हमेशा से। तो ये रहा कमांड लाइन आर्गुमेंट। हटाते हैं इस क्लास फाइल को, फिर से रिकंपाइल कर लेते हैं, क्या पता पुरानी बड़ी हो वो फाइल। तो रिकंपाइल किया, फिर से बन के आ गई ये बाइट कोड। सर रन कराने की कमांड क्या थी? जावा और प्रोग्राम का, जैसे मैं एंटर करूंगा कुछ आउटपुट आ जाएगा। अब चलाया तो ना, एक्सेप्शन आया तो फर्क क्या पड़ता है, चला हमें इतना पता। तो इस प्रोग्राम को जब तुम चलाना चाहते हो तब लिखते हो जावा और अपने क्लास फाइल का नाम, प्रोग्राम चल जाता है ना। तो वो जो मेन को कॉल करने का जो कॉलिंग है वो यहीं पे कहीं ना कहीं हाइड है। सर वो एरर क्यों आया वो बता दो। क्योंकि आपने यहाँ पे हेलो 0, हेलो 1, हेलो 2 को एक्सेस कर रखा है। हेलो 1, हेलो 2, हेलो, ये कौन है सर? हमने कहा स्ट्रिंग जो आर्क्स था ना उस वेरिएबल का नाम मैंने बदल के हेलो कर दिया है। यहाँ पे आर्क्स लिख दे तो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल नेम तो कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर ब्रैकेट इधर लिख दिए, फर्क नहीं पड़ता, एरे डिक्लेरेशन है, आगे लिखो पीछे लिखो वो है एरे। बट एक डिफरेंस होता है इसमें, जो अब तुम्हें जब एरे पढ़ाऊंगा तो एरे डिक्लेरेशन बताओ, ठीक है। अभी ये है एरे, आगे लिख दिया था। अब आप कह रहे हो हेलो 0 की वैल्यू को निकालो और n1 में पुट कर दो। सर ये क्या है? उनके इंटीजर एक क्लास होती है, इसका एक मेथड है पास इंट। इंटीजर क्या है? एक क्लास है जिसका पास इंट मेथड है, जिसका काम है स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। तो स्ट्रिंग के अंदर अगर इंटीजर वैल्यू आई होगी तो n1 में जाएगी। मेन में जो कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है ना वो सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आता है हमेशा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल का टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग है ना। आप उसे कन्वर्ट किसी में भी कर सकते हो, कन्वर्ट करने के लिए आप मेथड कॉल करते हो, इसीलिए तुमने पास इंट कॉल किया। तो तुम एरे ऑफ 0, एरे ऑफ इंडेक्सिंग है ना ये 0 1 2, इनको एक्सेस कर रहे हो, बट डाला तो कुछ है ही नहीं ना। कुछ डाला तुमने इनपुट में नहीं, तो सर ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ही कहेगा ना। तो आपको क्या करना है, वापस से प्रोग्राम चलाना है और यही कमांड फिर दोगे और इस बार 3-4 इनपुट दे दो। मैंने कुछ 5 इनपुट दे दिए, फाइल का नाम स्पेस लगा के फिर इनपुट दे दिए 3-4। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये, क्योंकि एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 को तुमने एक्सेस कर रखा है तो ये तीनों वैल्यू को रीड कर लेगा और इन तीनों को ऐड कराने का लॉजिक भी तुमने लिखा हुआ है। ये तीनों n1, n2, n3 में आएंगी, अब तीनों को तुमने सम करा के प्रिंट कराना है। अगर मैं इसको एंटर करूं तो स्टार्टिंग की जो 3 वैल्यूज है उनका सम तो 44 ही है ना। आगे जो तुमने दी वो गई जरूर है एरे में, बट उनको आपने ना एक्सेस किया ना यूज किया, इसलिए वो वहीं के वहीं रही और डिस्ट्रॉय हो गई होंगी एट द एंड। तो मेन फंक्शन कहां से कॉल होता है? तब कॉल होता है जब आप रन कमांड देते हो। ये ना रन कमांड, यहीं से मेन फंक्शन कॉल होता है। और मेन फंक्शन में अगर कोई आर्गुमेंट पास करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, और इसे हम कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। क्या कहते हैं? कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो उसका यूज क्यों किया करते थे पहले? सर अभी हम यूज नहीं करते कमांड लाइन का, बट पहले हम इसका यूज करते थे। इसलिए सर जब हम प्रोग्राम को रन करते थे ना कमांड लाइन पे, कमांड लाइन आर्गुमेंट अगर देना हो हमें तो हम इसका यूज किया करते हैं। क्या अभी भी कर सकते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट? ये क्लिप्स पे भी कर सकते हैं क्या? नोटपैड पे तो करा ही है, बिल्कुल कर सकते हैं। सी कोड में उठाता हूँ और यहाँ डालूंगा, एकदम एरर आ जाएगा। सर एरर क्यों आया? क्योंकि तुम हेलो को एक्सेस कर रहे हो, इधर वेरिएबल का टाइप क्या, नाम क्या है? आर्क्स। तो फिर आर्क्स लिखो ना। फर्स्ट प्रोग्राम। अब इस कैसे चलाएं सर? इसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे दें? क्योंकि जैसे मैं रन बटन पे क्लिक करता हूँ ये तो रन होगा, रन होगा तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन दे देगा। क्या बोला? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स 0 आउट ऑफ रेंज फोटा लेंथ 0। तुम 0 को एक्सेस कर रहे हो, फिर 1 को एक्सेस करोगे, है ही नहीं कोई एलिमेंट, एक्सेस कैसे कर रहे हो? तो फिर कैसे होगा? रन
एस पे जाके जो जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो वो ना करके रन कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका फर्स्ट प्रोग्राम लिख रखा है, नहीं लिखा हो तो ये प्लस का सिंबल होता है। न्यू कॉन्फ़िगरेशन को भी तुम लॉन्च कराओगे तो आ जाएगा। अब जैसे इस पे क्लिक किया तो देखो प्रोग्राम का नेम आ रहा है फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ आर्गुमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें, बोला प्रोग्राम के आर्गुमेंट जो देने वो यहाँ दे दो, यहाँ पे देके वैल्यू कितने भी पैरामीटर दे सकते हैं, हाँ सर कितने भी दे दो। रीड कितने होंगे, स्टार्टिंग के 3, क्योंकि 3 का ही लॉजिक लिखा हुआ है तुमने। मैं रन करूं, रन बटन पे क्लिक किया, चल गया प्रोग्राम। अभी तो इक्लिप्स में भी हम कमांड लाइन आर्गुमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यही लिखा हुआ है, कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए कुछ ऐसा लॉजिक लिख दिया, स्ट्रिंग में अपना नाम पास करना चाहते हो भेज दो, वो तो स्ट्रिंग ही है बाय डिफॉल्ट, तो कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एंटरप्राइज का कौन सा एप्लीकेशन बनाया हो? आपने बनाया। अच्छा, तो रियल लाइफ में इसका यूज जो है, खाना खाने के बाद जब हम बैठते हैं तो हमें पानी पीना पड़ता है। पानी पीने के लिए क्या चाहिए, ग्लास, ग्लास चाहिए, ग्लास लाने का काम ये करता है। नहीं समझ पाए? अच्छा मैंने कुछ और बोल दिया। ठीक, तो भाई इसका यूज नहीं होता एंटरप्राइज एप्लीकेशन। आगे चल के जो तुम वेब एप्लीकेशन बनाओगे वहां मेन मेथड भी नहीं होता, वो सर्वर पे चलता है। और सर्वर पे आप अपने सर्वर को स्टार्ट करोगे, आपका जो भी आपने एपीआई बनाई होगी, एप्लीकेशन बनाया होगा, वो सर्वर पे स्टार्ट कर दोगे बस। अब वो एप्लीकेशन के अंदर जो मेथड्स है ना, वो कॉल होंगे आपके इनपुट के बेसिस पे, मतलब फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट के बेसिस पे। जो यूआरएल डालोगे वही पर्टिकुलर मेथड कॉल हो जाएगा, वहां यूज नहीं। कोर लेवल पे हम इसको यूज कर रहे हो और अभी हम वो भी यूज नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर हो गया? वहां यूज नहीं करते। रेस्ट एपीआई वगैरह भी बनाएंगे ना तो वहां पे भी यूज हम इसको नहीं करते। बट कभी कभी ऐसा होता है मुझे रन करते हैं एप्लीकेशन को, उस टाइम पे कोई इनपुट्स देने हैं, उसके लिए बस इसका यूज होता था। हाँ, अब स्प्रिंग बूट में मेन मेथड होता है। स्प्रिंग बूट अगर आप बनाओगे, स्प्रिंग बूट का अगर कोई एप्लीकेशन बनाया, वहां रेस्ट एपीआई बनाया, वहां मेन मेथड है, वहां स्ट्रिंग आर्ग्स भी आ गया, मुझे उसका कोई यूज है, मत करो यूज, फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी चलता रहेगा। बट अगर आपको कुछ कमांड लाइन से प्रोग्राम को रन किया, वहां कुछ इनपुट देना है, कोई स्ट्रिंग पास करनी, कोई भी डेटा पास करना है, आप दे सकते हो स्ट्रिंग के फॉर्मेट। तो हमारी रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम देंगे, नहीं पड़ी तो नहीं देंगे। वेब एप्लीकेशन में देना ही नहीं होगा। बहुत बढ़िया, तो इसका फोटो वोटो ले लेना भाई। ये देखो अपने ऐसे दिया ना कमांड लाइन आर्गुमेंट, रन कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करने के बाद इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, एंटर किया, अपने आर्गुमेंट्स को यहाँ पे आके और रन पे क्लिक कर दिया, चल गया। ये इक्लिप्स में है, नहीं तो कमांड लाइन पे तो तुम्हें चलाना आता ही है। क्या लिखना है, जावा, प्रोग्राम का नेम, जितने वर्ड्स देने आप वर्ड्स लिख दो, एंटर करो, चला जाएगा कमांड लाइन का। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट रैपर क्लासेस का। ये क्या है निका, ये तो बहुत अच्छी चीज है भाई, जावा रैपर क्लास। आपको पता होगा, अगर मैं पूछूं व्हाट इज जावा तो क्या बताओगे? व्हाट इज जावा, क्या है जावा, क्या होता है जावा? होता है कुछ तो होता ही होगा, वही बता दो। सनी, मैं तो रटी हुई है डेफिनेशन, इसने कोर्स लेने से पहले डेफिनेशन रट ली थी सारी। बताओ भाई, रोहित, सी प्लस प्लस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, होगी या नहीं?
नया बंदा कैसे समझेगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? ऑनलाइन डेफिनेशन देनी हो तो क्या देनी चाहिए? जिस पैराडाइम पे वो बेस्ड है वो बताना चाहिए, है ना? किसे फॉलो करती है ये? हाँ, तो वही बोलना है। चाहिए तो क्लास बेस्ड वर्ड यूज कर लो, तो उसमें और ऐड कर लो। क्या होगा? क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना? सही है। तो जावा की जब भी डेफिनेशन आएगी ना, तो उसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जरूर आएगा, कभी भी डेफिनेशन दोगे। तो जब जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो हम चाहते थे सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में ही डील करना, है ना? कोई भी काम करना है सर, हमें ऑब्जेक्ट ही बनाने, लैंग्वेज ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। बट आपने फिर भी सी प्रोग्रामिंग में बनाए गए वो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे वो जरूर यूज करें। हर एक प्रोग्राम में आप देखते आए होंगे इंट या फ्लोट, कैर, वो कोई भी प्रिमिटिव यूज तो किया ही है। तो हम क्या यूज करते आए? प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं उनके वेरिएबल्स बनते हैं, और वेरिएबल को अगर किसी फंक्शन में पास करें तो उसकी वैल्यू ही जाती है। वेरिएबल को अगर रिटर्न करें तो उसकी वैल्यू ही रिटर्न होती है। इतना तो पता ही होगा। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, दो टाइप होते थे फंक्शंस में, आपने देखे होंगे। कॉलिंग के कितने टाइप है? दो तरह से फंक्शन कॉल होता था सी में, C++ में, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो वेरिएबल पास किया तो वैल्यू गई, डायरेक्ट वैल्यू पास की तब भी वैल्यू गई, तो वो कॉल बाय वैल्यू हुआ करता था। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता था सर? एड्रेस पास करते थे किसी वेरिएबल का, और उसको स्टोर करने के लिए वहां पर फंक्शन के पैरामीटर्स में पॉइंटर वेरिएबल यूज किया करते थे। जावा में एड्रेस को स्टोर कर सकता है तो वो है रेफरेंस वेरिएबल। कौन है? रेफरेंस। और रेफरेंस वेरिएबल तो किसी क्लास के बनते होंगे। हाँ सर, सी क्लास के बनते हैं। तो ऑब्जेक्ट ही तो होता है रेफरेंस वेरिएबल। एम्प्लॉई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई, सर ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या ये रेफरेंस वेरिएबल नहीं है? हाँ सर, इसने रेफरेंस को ही तो होल्ड किया है, वही रेफरेंस जो न्यू ने बनाया। अगर मैं ई को किसी फंक्शन में पास करूं तो क्या ये कॉल बाय वैल्यू होगा या कॉल बाय रेफरेंस होगा? सर अगर ई को पास किया तो ई के अंदर तो रेफरेंस होता है किसी मेमोरी ब्लॉक का, वो रेफरेंस जाएगा वहां पे, तो वो हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस। बट प्रिमिटिव के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं किसी भी फंक्शन को कॉल करूंगा और प्रिमिटिव का कोई भी वेरिएबल पास किया तो वो कॉल बाय वैल्यू ही होगा। बट मैं चाहता हूं एक्चुअल वैल्यूज में चेंज होना, एक्चुअल मेमोरी ब्लॉक जो एक बना है वही रेफरेंस पास करना चाहता हूं दूसरे फंक्शन में। मैं नहीं चाहता नया वेरिएबल क्रिएट करा, कि वो फंक्शन कुछ भी चेंज करेगा उसी वेरिएबल में चेंज होना चाहिए जो बना हुआ है ऑलरेडी। तो ऐसा हो नहीं सकता था प्रिमिटिव के केस में, क्योंकि वो तो कॉल बाय वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए कि सर हमको तो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में ही डील करना है, हमको यूज ही नहीं करने प्रिमिटिव। जावा डेवलपर्स चाहते थे कि हमको 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही चाहिए जावा। तुमने सुना होगा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा नहीं है। उसका रीजन क्या है? जावा यूजेस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव की जगह जावा ने फिर लॉन्च किया रैपर क्लासेस। क्या लॉन्च की? रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस क्या है? कुछ अलग है? नहीं, 8 आपके प्रिमिटिव टाइप्स थे जो उन्हीं के करस्पॉन्ड 8 क्लासेस बना दी गई। प्रिमिटिव को रैप कर दिया है क्लासेस में, इसलिए उन्हें हम कहते हैं रैपर क्लासेस। और रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप वही सारी वैल्यूज को कर पाओगे जो आप प्रिमिटिव में कराते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो रैपर्स होंगे इनकी रैपर क्लास है, क्लास के क्या बनेंगे? रेफरेंस वेरिएबल्स बनेंगे। तो यहाँ आप एड्रेस पे काम कर पाओ, रेफरेंस पे काम कर पाओ। समझ रहे हो? तो दो तरीके से हम
समझ सकते हैं इसको। रैपर क्लास क्यों आई सर? एक तो ये कि हमको 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड लिखना था, हमको प्रिमिटिव यूज ही नहीं करने, इसलिए आ गई। दूसरा, हम एड्रेस पे काम कर पाएंगे, रेफरेंस पे काम करेंगे। प्रिमिटिव में कॉल बाय वैल्यू होता है फंक्शन, समझ रहे हो? क्या लिखा है? They convert primitive data types into objects. Objects are needed if we wish to modify the argument passed into a method because primitive types are passed by. कितने रैपर क्लासेस हैं सर टोटल जावा में? निका जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे सर वो तो 8 थे, तो रैपर्स भी 8 ही हैं। तो दोनों में अगर मैं पहचानूंगा कैसे सर? कहीं पे अगर लिखा है बूलियन तो वो है या प्रिमिटिव है, कैसे कंफर्म होगा? तो आपको बताया गया था कीवर्ड सारे स्मॉल इनिशियल्स में होते हैं और क्लास का पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है। तो देखो जैसे बूलियन इन्होंने इधर बनाया था, बूलियन अभी भी बूलियन ही है, बट बी कैपिटल हो गया, इसका मतलब ये रैपर क्लास है, एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं, ये रेफरेंस वेरिएबल होगा। बाकी सारे प्रिमिटिव टाइप्स के जो नाम थे वही आपके रैपर क्लास के नाम है, दो को छोड़ के। इंट जो था वो अब इंटीजर हो गया है रैपर में आके, कैर जो था वो कैरेक्टर हो गया है, बाकी सब एज इट इज होने वाले, बस पहला लेटर कैपिटल कर देना है। डन है? अब रैपर क्लास जब बना रहे थे तो इनके दिमाग में एक बात आई, इन्होंने कहा हम तो एक ऐसी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसका एक फीचर इनहेरिटेंस भी है, जो कोड यूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मैं ये जो क्लास बनाऊंगा इन सब में वो सारे इम्प्लीमेंटेशंस नहीं देता फिरूंगा, कोई फ्लोट हो या डबल हो। फ्लोट डबल नंबर्स पे ही तो काम करते हैं, भले वो डेसिमल ही क्यों ना हो, करते तो नंबर्स पे ही है। तो इन 6 डेटा टाइप्स में एक बात कॉमन थी क्या, कि ये सब नंबर्स पे डील करते हैं। तो नंबर्स वाला जो इम्प्लीमेंटेशन था वो नंबर नाम की क्लास के अंदर लिख दिया गया और उसको एक्सटेंड करा लिया हर एक क्लास। अगर मैं कह रहा हूँ 100 लाइन का इम्प्लीमेंटेशन है नंबर्स को स्टोर करने के लिए, और अगर मैंने ये क्लास नहीं बनाई होती तो 100 लाइंस हर एक क्लास के अंदर लिखनी पड़ती ना मुझे। अब आपने क्या कर दिया, एक क्लास बनाई, उसके अंदर वो 100 लाइन लिखती, एक्सटेंड करा लिया, वही 100 लाइंस हर एक क्लास में अपने आप अवेलेबल होगी। तो यही तो है कोड यूजेबिलिटी। बाकी इनको अपने अकॉर्डिंग डेसिमल वाली इंप्लीमेंटेशन करना है, वो ये मॉडिफिकेशन कर लेंगे अपने खुद के, ठीक है? तो ये हायरार्की याद रखना, कुछ नहीं। कैरेक्टर बूलियन सेपरेट क्लास होती है, नंबर को इनहेरिट करती है बाकी की सारी रैपर क्लास, है ना? इसके बाद एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें टाइम भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, उसका नाम है बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, और उसके जस्ट बाद पढ़ते हैं ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग। सर ये क्या है? ये वो है जो तुम्हारे नाक के नीचे काम करता रहता है और तुम्हें पता नहीं, आगे चल के कलेक्शन पढ़ने वाले हो और कलेक्शन सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे ही वर्क करता है, ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है तो वहां प्रिमिटिव सपोर्ट ही नहीं करता, प्रिमिटिव सपोर्ट नहीं करता, बट आप प्रिमिटिव वैल्यू वहां दे रहे होगे और वो यूज भी हो रही होंगी। तो इंटरव्यूअर पूछ लेगा ये तो प्रिमिटिव, आप कह रहे थे प्रिमिटिव सपोर्ट नहीं करता, बट यहाँ तो हमने एक इंटीजर वैल्यू डाल के देखी, इंट वैल्यू 99 डाल के देखा, वो तो उसने ऐड करा लिया, स्टोर कर लिया कलेक्शन में, ये कैसे हुआ? तो सर मतलब हमने तो डेफिनेशन पढ़ी, उसमें तो ये लिखा था कि प्रिमिटिव सपोर्ट नहीं करता, ये कैसे स्टोर कर लिया हमें नहीं पता। वहां डाउन द लाइन कॉन्सेप्ट चल रहा होता है ऑटो बॉक्सिंग का, और निकाल रहे हैं अगर वैल्यू तो वो होती है अनबॉक्सिंग। एक्सप्लिसिटली कैसे होती है, कब लॉन्च हुआ था, या इम्प्लिसिटली कैसे वर्क करती है, ये है हमें देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछ लिया जाता है अगर कलेक्शन पूछा जा रहा है या पूछा जा रहा है ना? तो कल इसे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कल आ जाओ भाई सेम टाइम पे, बिस्ती तो तुम्हें लगती नहीं है, डेली आ जाते हो।